जय हिंद। आप लोग का बिहार पुलिस का टारगेट बैच चल रहा था। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को बिहार पुलिस की तैयारी करनी है और बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि अभी अब 3 महीने के बाद बिहार पुलिस का एग्जाम होगा। फॉर्म भराना 28 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। तो 3 महीने बाद जो बिहार पुलिस का एग्जाम होगा, इसके लिए तो अब 3 महीने में पूरे फाउंडेशन बैच करके तो आप जीएस खत्म कर नहीं सकते, इसलिए आपको टारगेट बैच से चलना होगा। और टारगेट बैच से आपको चलने के लिए सीधे सीधे आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, VVI क्वेश्चंस एकदम करीब हम लोग 3 महीने में 2000 क्वेश्चंस कर लेंगे। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता है कि 28 तारीख से बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है 11,985 पोस्ट का। तो ठीक है, तो वो जो जिनको नहीं पता है वो जान ले, और जिनको पता है वो ध्यान दे के पढ़े, क्योंकि अगर हम लोग 2000 क्वेश्चंस में 3 महीना में ठोक देंगे तो उसमें से जरूर है कि 70, 80, 100 क्वेश्चंस हम लोग टकरा लेंगे। 70 क्वेश्चन तो इजिली जीके जीएस का ठोक देंगे बिहार पुलिस में। ठीक है, अगर ठोकेंगे तो रिजल्ट हम लोग का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, मेरे कुछ बच्चों का रिजल्ट हुआ भी था, इस बार भी हुआ है, और इस बार भी आपको कुछ बच्चों का रिजल्ट होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? तो आपको बता दें कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो उस सभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है, सभापति होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है, किस सभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कहने का मतलब है कि जब उपराष्ट्रपति है तो सदस्य तो होगा नहीं, वो स्पीकर होता है। स्पीकर कहने का मतलब है कि सबका सुनेगा। जब मनोनीत होता है तो राज्यसभा से ही जाता है। ठीक है, राज्यसभा से ही मनोनीत होके जाता है, लेकिन सब लोग मिलके उसको एकदम लीडर बनाते हैं। जैसे मान के चलिए गांव में सब लोग मिलके एक ऐसा आदमी को जिताते हैं ना, जो पंच हो, जो मतलब एकदम समझिए तो पंच बोलते हैं ना, पंच है ये, जो सब आदमी मिलके एक आदमी को वोट देकर जिताते हैं। आप कहते हैं कि मतलब जो भी फैसला होगा, ये जो फैसला ले लेंगे वही होगा। सब लोग मिलके बहुमत से जिताते हैं ना जी, वही बात होता है। राज्यसभा में सब लोग मिलके एक आदमी जो उसमें बोलने वाला अच्छा हो, जो उसमें सबसे अच्छा हो, अब वो लोग जाने जिसको भी बनाए, एक आदमी को बनाते हैं कि आप अध्यक्ष बनिए। अध्यक्ष बन के और हम लोग जो संसद भवन में फैसला लेंगे, जो बोलेंगे उस पर आप फैसला दीजिएगा कि हाँ किसका बात सही है और किसका बात गलत है। तो इसी टाइप से राज्यसभा में भी एक आदमी को चुन के बना दिया जाता है। तो उसको जिसको बनाया जाता है वो उसको उपराष्ट्रपति भी बनाया जाता है। और उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष, तो राज्यसभा का जो सदस्य होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, न कि उस सभा का सदस्य होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला भाग कौन है? आप लोग फाउंडेशन बैच में जाके देखिए, हम ये डिटेल में एकदम बताए हैं, ये एकदम डिटेल में बताए हैं। बायोलॉजी में आपको ये चीज हम पढ़ा चुके हैं। तो जिन लोगों को, जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उसके लिए तो कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए मैं बता दूं कि परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला भाग कौन है? तो परागन करने मतलब कुल मिला के ये होता है कि जब एक नर वाला भाग होता है, एक मादा वाला भाग होता है फूल में। ठीक है, तो नर वाला भाग को बोलते हैं पुंकेसर और मादा वाला भाग को क्या बोलते हैं? जयांग। तब पुंकेसर में रहता है क्या भरा हुआ? परागकण, परागकोश में भरल क्या रहता है? परागकण। और मादा वाला जयांग में रहता है आपका सबसे नीचे अंडाशय, उसके बाद वर्तिका, उसके बाद वर्तिकाग्र। तो वहां परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परागन के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला भाग। तो जब परागन होता है तो आपका परागकण जो होता है नर भाग से जाएगा कहाँ? मादा भाग में। और सबसे पहले ग्रहण उसको कौन करेगा? सबसे नीचे होता है अंडाशय, सबसे बीच में होता है वर्तिका और सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र। तो ग्रहण उसको कौन करेगा? ऑटोमेटिकली आप लोग दिमाग लगाइए, ग्रहण उसको कौन करेगा? तो वर्तिकाग्र करेगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फाउंडेशन बैच जाके देखिए, आपको डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ टारगेट बैच चल रहा है तो हम उतना डिटेल में समझा नहीं सकते। ठीक है ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, लेकिन थायराइड ग्रंथि यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। आप लोग खुद देखिए कि थायराइड ग्रंथि यहाँ ऑप्शन में है नहीं है। अब बच्चा का दिमाग आधा चकरा गया कि बाप रे बाप, थायरोक्सिन हार्मोन तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि तो ऑप्शन में नहीं है, तब हम टिक मारे तो मारे क्या? तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए कि थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, लेकिन एक जगह और स्रावित होता है, और वो जगह है आपका पीयूष ग्रंथि। कौन जगह है? पीयूष ग्रंथि। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से तो स्रावित होता ही है, लेकिन पीयूष ग्रंथि से भी थोड़ा स्रावित होता है। तो आपको थायराइड ग्रंथि नहीं है तो यहाँ क्या ग्रंथि हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है?
भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव हैं निरूपा राय, चोकिला अय्यर, मेनका गांधी, जयललिता। तो इसमें आपको बता दें कि मेनका गांधी जो है लोकसभा के संसद हैं। मेनका गांधी क्या है, लोकसभा के संसद हैं। तो चोकिला अय्यर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है। ये याद करने वाला भाई क्वेश्चन है, जो याद करोगे एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन प्रथम कौन रहता है वो पूछता है, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन है, चोकिला अय्यर है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन है, चोकिला अय्यर है। अब पूछ देगा महासचिव कौन है, तो महासचिव आपका BS रमा देवी है। महासचिव कौन है आपका BS रमा देवी है। उसके बाद संसद कौन है, तो मेनका गांधी है। IAS प्रथम महिला IAS कौन थी, तो अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। देखिए लिख देते हैं प्रथम IAS महिला में है अन्ना जॉर्ज। IPS किरण बेदी, IPS हो जाएगा आपका किरण बेदी। और उसके बाद आपका ये पहली महिला सचिव हो जाएगी चोकिला अय्यर, और महासचिव हो जाएगी BS रमा देवी। ठीक है, आपका ये सारे क्वेश्चंस हो गया। आपका ये सब क्वेश्चंस आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बताइएगा कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको और हम बता दें। देखिए कुछ आगे क्वेश्चंस आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, उसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन आपके लिए है अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर, आप लोग अंकलेश्वर SPD में पढ़े होंगे, लुसेंट में भी पढ़े होंगे, और हम भी आपको GK में बताए थे कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है। तो अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर तेल के लिए जाना जाता है। तेल के लिए। अंकलेश्वर है कहाँ? तो अंकलेश्वर गुजरात में है। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। और अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तेल के लिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का आपका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आपका क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पीतल किसकी मिश्र धातु है? मतलब पीतल कौन से धातु का मिश्रण है? सबसे पहला सीसा और टीन का, जस्ता और तांबा का, एंटीमनी और टीन का, जस्ता टीन तांबा का। तो जस्ता और तांबा का है। पीतल किसका है? जस्ता और तांबा का। 70% इसमें तांबा रहता है। 70% इसमें तांबा रहता है और 30% इसमें टीन रहता है। ठीक है, पित्तल जो है 70% तांबा रहता है और 30% टीन रहता है। ये दोनों का मिश्र धातु कौन है? पित्तल है। समझ में आ गया? देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है, मतलब अंकलेश्वर किस चीज के लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर स्वर्ण सोना के लिए जाना जाता है, कोयला के लिए जाना जाता है, तेल के लिए जाना जाता है, गैस के लिए जाना जाता है। तो सबको पता है कि अंकलेश्वर तेल के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर है कहाँ? तक गुजरात में। अगला क्वेश्चन आता है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O2 या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड तो सबको पता रहता है कि नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस का, लेकिन जिस टाइप से आपका ऑप्शन सेट किया है आधा बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज इसलिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड समझ में आ गया, N2O2। अब इसमें समझ नाइट्रोजन ऑक्साइड समझ में ही नहीं आया। उसके बाद नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड ये फिर लिख दिया। उसका नाइट्रस सही लिखा है, O2 लिख दिया है, ऑक्साइड। अब बताइए समझ में ही नहीं आएगा तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसका हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईसा पूर्व में हुई थी। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि युग परिवर्तन का काल किसके समय हुआ था? तो युग परिवर्तन का काल हर्षवर्धन के समय ही हुआ था, क्योंकि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी तब कन्नौज, एक कन्नौज नाम का राज्य था जिसपे 3-4 आदमी मिलकर धावा बोला था, पाल वंश बोला था, आपका भोज वंश, प्रतिहार वंश, चोल वंश, गंग वंश, सब मिलके एक बार हमला किया था कि कन्नौज पे हमारा अधिकार होगा। तो कन्नौज पे अधिकार आपका हुआ था किसका? हर्षवर्धन का। और उसका हर्षवर्धन मर गया तो कन्नौज जो था जहाँ सबका चाहता था अधिकार वो खाली हो गया, वहाँ किसी का अधिकार नहीं था। तो वही अधिकार करने के लिए
सब लोग हमला किया था, तो जिसके लिए क्या बोलते हैं, युग के परिवर्तन काल किसको बोलते हैं, युग के परिवर्तन काल को कब हुआ था, हर्षवर्धन के समय हुआ था। युग का परिवर्तन काल कब हुआ था, हर्षवर्धन के समय हुआ था। समझ में आ गया। जो हर्षवर्धन की मृत्यु भी कब हुई थी, 647 ईसा पूर्व में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बताते हैं पीतल किसकी मिश्र धातु है, सीसा टीन की, एंटीमनी टीन की, जस्ता और तांबा की, जस्ता टीन तांबा की। तो पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। 70% आपका तांबा रहेगा, 30% आपका टीन रहेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। फिर से वही बात, फिर से वही सवाल, फिर से वही चीज। जो लोग फाउंडेशन बैच में पढ़ रहे होंगे उनको तो इजीली पता होगा, लेकिन जो लोग टारगेट बैच में पढ़ रहे हैं उनको पता नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन बैच में इसके बारे में हम डिटेल से बताए हुए हैं कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था अलबरूनी। अलबरूनी जिसने भारत आकर किताबुल हिंद की रचना की थी। किसकी रचना की थी, किताबुल हिंद की रचना की थी। ठीक है, अलबरूनी जो भारत आया था तो किसकी रचना किया था, किताबुल हिंद की रचना किया था। हर्षवर्धन के दरबार में भी अलबरूनी आया था। ठीक है, उसको आते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी का खुद गुलाम था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कितना में, 1206 ईस्वी में। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब किया था स्थापना, 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था, 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था। किसका गुलाम था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का गुलाम खुद था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गौरी जब भारत आया था तो मोहम्मद गौरी का 2 गुलाम था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था आपका बख्तियार काकी। ठीक है, और दोनों अपना राजा बनने के लिए युद्ध हुआ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी को हरा के आपका मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी बख्तियार काकी बोले, कुतुबुद्दीन ऐबक और खिलजी, ये 2 था। ठीक है, उसके बाद आपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दिया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए स्थापना जब हुआ, जब राजा की गद्दी पे बैठा, तो गुलाम अगर कोई राजा की गद्दी पे बैठेगा तो कौन सा वंश कहलाएगा, गुलाम वंश। अगर मान के चलिए हम राजा हो गए, अगर मेरा कोई सेवा कर रहा है, मेरे पप्पा जी का सेवा किया, दादाजी का सेवा किया, परदादा जी का सेवा किया, कोई आदमी किसी का वंश कर रहा है, अगर हमरे बाद उस वंश का कोई बैठ जाए, उस वंश का कोई राजा बन जाए, तो वो कौन सा वंश कहाएगा, गुलाम वंश, क्योंकि पुरुषों पुरखों से गुलाम था तो गुलाम वंश कहाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन उस टाइम में जो गुलाम वाला प्रथा चलता था वो, अभी ऐसा कोई गुलाम वाला सब सारा हट गया है एकदम। उस टाइम में जो गुलाम वंश था, वो गुलाम वंश कौन था, 1206 ईस्वी में आपका गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश क्यों नाम दिया गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद किसके गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पलासी के युद्ध का मैदान कहाँ है। पहला बात तो पलासी का युद्ध आपको 1757 में हुआ था। कब हुआ था, पलासी का युद्ध आपको 1757 में हुआ था। देखिए, पलासी का युद्ध आपको 1757 में हुआ था, और पलासी के युद्ध का मैदान आपको पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा मार काट, बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह हुआ था पलासी के युद्ध में। ठीक है, पलासी का युद्ध कहाँ है, 1757 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, कलकत्ता में, बर्धमान में, त्रिवेंद्रम में, कटक में, कहाँ है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, कटक में है। केंद्रीय कहने का मतलब अपना भारत का कहाँ है, कटक में है। अब विश्व का पूछेगा तो कहाँ है, चाइना में है, चीन में, मनाली में, सॉरी मनीला में। चीन में कहाँ है, मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो चीन में, मनीला में, और केंद्रीय पूछेगा तो कटक में। केंद्रीय पूछेगा तो कटक में, और अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो चीन के मनीला में। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये सारा क्वेश्चंस। फिर से एक बार समझाते हैं। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था, इतिहासकार था अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद की रचना की थी। उसका गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये खुद गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। उसका पलासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, और ये मैदान है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है,
कोलकाता में, वर्धमान में, त्रिवेंद्रम में, कटक में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इसका स्क्रीनशॉट ठोकिए। कुछ क्वेश्चंस और आपको बता देते हैं आज के लिए हम। आइए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते, 15 क्वेश्चन हम लोग कर लेते, ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आप लोग को हम बताए थे कि जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म को बसाने वाला होता है, वैसे ही जैन धर्म में भी जैन धर्म को बसाने वाला होता है। जैसे हिंदू धर्म में बोलता है कि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को मतलब पुनः वापस लाया था, बौद्ध जैन और जो बहुत सारे धर्मों में टूट गए थे उसको सबको मिला के शंकराचार्य ने फिर से हिंदू धर्म का पुनः गठन किया था। वैसे ही जैन धर्म को बनाने वाला भी कोई तीर्थंकर होगा। जैसे मान के चले हम लोग में जब पुजारी आते हैं तो बोलते हैं मंदिर के पहले पुजारी ये थे, दूसरे पुजारी ये थे। उस टाइप से जैन धर्म के बारे में जो बताता है, जैन धर्म का जो गुरु होता है उसको तीर्थंकर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तीर्थंकर। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर आपका ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अब पहले के बाद उसके बाद 22 को जो तीर्थंकर आया वो कोई कामे के नहीं थे। तो 23वें तीर्थंकर जो थे वो पारसनाथ थे। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पारसनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर जो थे वो आपके महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर आपके जो थे वो महावीर स्वामी, ठीक है। 24वें तीर्थंकर के बाद फिर से तीर्थंकर का परंपरा खत्म हो गया, ठीक है। और इसमें जो मेन था, 3 को मेन आते हैं, बाकी सब जो आते हैं बाकी सब ने कुछ नहीं किया, इसलिए कोई उनका नाम निशान नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 में आपको तलवंडी ग्राम में। तलवंडी में कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं उसके बाद, मछली किसकी रचना है? मछली किसकी रचना है? तो मछली आपके विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना। क्या है? मछली। मछली आपकी किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ठीक है। मछली आपकी विनोद कुमार शुक्ल की रचना। समझ में आ गया? देखिए एक चीज आप लोग को बता दें, अगर 15-15 क्वेश्चन भी हम डेली करते हैं तो महीना का हम लोग करेंगे 450 क्वेश्चन। और आपका एग्जाम होने में कम से कम अभी 3 से 4 महीना बाकी है, तो हम लोग आराम से कर लेंगे 1800 से 2000 क्वेश्चन, ठीक है। 2000 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से 60-70 क्वेश्चन नहीं टकराएगा, ऐसा कभी हो सकता है? इम्पॉसिबल। जरूर टकराएगा। आप लोग भरोसा रखिए, आप लोग का रिजल्ट होगा। और एसबी क्लासेस आप लोग का रिजल्ट जरूर करवाएगा। बस आप लोग अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है। और भी अच्छे से हम आपको समझा पाएंगे। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।